गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों का डेवलपमेंट चैप्टर चालू है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा पर कैपिटा इनकम। हमने ये देखा कि अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको पता है जनरल क्राइटेरिया ऐसा ही बनाया गया है, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, आपको पता है। तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या होता है कि कौन सी कंट्री कितना इनकम कमा रही है। फिर हमने ये देखा कि डायरेक्ट पैसे को कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर, बिकॉज सब कंट्रीज़ की पॉपुलेशन डिफरेंट है। इसीलिए वहाँ पे एक न्यू टर्म आया, दैट वाज, याद है आप लोग को, दैट वाज पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालते थे हम लोग पर कैपिटा इनकम? तो उसको निकाला जाता था टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो उससे हमें मिलता था पर कैपिटा इनकम। फिर हमने ये देखा था कि इसी से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री पुअर है। फिर हमने ये देखा था कि इंडिया मिडिल क्लास में आता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो आज हमें क्या करना है, आज हम लोग कंपेयर करेंगे, कुछ और क्राइटेरियाज देखते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर अब किसको कंट्री करने वाले हैं, हम कंपेयर इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको इनकम का कंपैरिजन बताता हूँ। पर कैपिटा इनकम का एक टेबल दिया गया है आपके बुक के अंदर, उस टेबल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो टेबल क्या बता रहा है। तो ये आप टेबल देखिए, ये टेबल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप लोगों को। हमें ये कंपैरिजन दे रहा है 2012 से लेकर 13 के बीच का, और कुछ सेलेक्टेड स्टेट के बारे में बताया गया है। ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम है 1,07,670। केरला का कितना है, 88,527। आपको याद नहीं रखना है, पर मैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार का है 28,774 रुपीज़। अब ये सब रुपीज़ में है, ठीक है। अब आप समझिए मतलब क्या, महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम इतना होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति एवरेज में हर व्यक्ति 1,07,670 रुपये एनुअली कमा रहा है। समझ रहे हो आप लोग? हर व्यक्ति साल में, एक साल का उसकी अर्निंग है 1,07,670, ये एवरेज है, ठीक है। वैसे अगर हम केरला की बात करेंगे तो वहाँ पे हर व्यक्ति एवरेज में साल का 88,527 रुपीज़ कमा रहा है। और अगर हम बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे हर व्यक्ति 28,774 रुपये कमा रहा है। आप बताइए हमारे भारत में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप महाराष्ट्र और बिहार को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एक कंपैरिजन बता रहा है ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो अब याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम का डाटा विथ इन स्टेट्स हर कंट्री बनाती है, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी कंट्रीज़ का सेपरेट पर कैपिटा इनकम रिकॉर्ड होता है, और उसी से डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, समझा। अब कुछ और क्राइटेरियाज हैं कंपैरिजन का। क्या सिर्फ, अब बताइए, सिर्फ पैसा ही कंपेयर करना सही है क्या? नहीं, एजुकेशन भी कंपेयर करना ज़रूरी है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी कंपेयर करना ज़रूरी है। तो ऐसे तो बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं, पर हमें कुछ कंपैरिजन याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। 3 टर्म्स हैं, तीनों के मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टर्म है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ। इन्फेंट मतलब वो बच्चे जो पैदा हुए मतलब 1 साल से छोटे हैं। इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर। भाई लोग ने अभी बर्थडे भी नहीं मनाया अपना। और मॉर्टेलिटी मतलब डेथ। तो आप समझ गए होंगे बताना क्या चाह रहा है। हमें ये एक कंपैरिजन देगा कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे हैं
जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही 5 महीने पे बोलिए, 6 महीने पे, 7 महीने पे, 8 महीने पे मर जा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में कौन बताता है? वो बताता है हमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो अब आप बोलोगे सर इसमें क्या किया जाता है? तो हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं हर 1000 बच्चों में, मतलब कैसे, पर 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं, जिंदा पैदा हुए हैं, उसमें से कितने बच्चे बचे और कितने बच्चे मर गए। ठीक है, तो एक शॉर्ट में आपको समझाता हूँ इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as a proportion of 1000 live children born। मतलब क्या है समझिए, अगर टोटल 1000 बच्चे पैदा हुए 1 साल में, एग्जाम्पल समझो 1000 बच्चे लाइव चिल्ड्रन, मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो मतलब बेबीज तो हो रही है पर वो मरे हुए होते हैं, मतलब डेथ उनकी बॉर्न होते हैं, वो मरे हुए पैदा होते हैं, तो उनको हम डेथ चिल्ड्रंस कह सकते हैं, बॉर्न। ठीक है, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बच्चे जो पैदा होते हैं ना, बहुत बच्चे जन्म के साथ ही मरे हुए होते हैं, मतलब वो डेथ ही बाहर निकलते हैं, मरे हुए बाहर निकलते हैं मदर की बॉडी से। ठीक है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो बच्चे जो लाइव पैदा हुए, मतलब वो पैदा हुए तो जिंदा थे। ठीक है, ऐसे 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरते हैं उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला का कैसा है, अगर 1000 पर 1000 लाइव बच्चे, मतलब 1000 बच्चे अगर हम कंपेयर करते हैं, 1000 जिंदा बच्चे जो पैदा हुए, उसमें से हर साल एवरेज में 12 बच्चे 1 साल के होने के पहले ही मर जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर अगर एवरेज की बात करें तो 2012 का रिपोर्ट है कि हर 1000 बच्चों में से जो अभी नए नए पैदा हुए हैं, उसमें से 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल कंप्लीट होने के पहले ही मर जाते हैं। और बिहार का कंडीशन तो और वर्स्ट था, उसमें हर 1000 में से 43 बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा तो हो जाते हैं पर 1 साल कंप्लीट होने के पहले ही वो मर जाते हैं। ये शो क्या करता है? ये शो करता है हम लोगों की हेल्थ कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज़। आपको पता है महाराष्ट्र की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, केरला की बहुत अच्छी हैं, पर बिहार का हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी सी वीक है। समझा आप लोगों को? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या? अगर हम कंपेयर करते हैं कि 1000 बच्चे 1 साल में पैदा हुए हैं, वो भी लाइव बच्चे हैं, ठीक है, जिंदा पैदा हुए, उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब हर 1000 जिंदा बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं। और कब मर रहे हैं? 1 साल कंप्लीट होने के पहले, 5 महीने में बोलिए, 6 महीने में बोलिए, मर जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ आपको याद रखना है दैट इज द लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है हमको, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ये क्या करता है? इट मेजर्स द, आप लोग डेफिनेशन से भी मतलब समझ जाओगे, proportion of literate population in the 7 and above एज ग्रुप। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूजिंग नहीं है। वो बोल क्या रहा है? लिटरेसी रेट मतलब ये हमको परसेंटेज बताता है कि मतलब वो क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल पहले एरिया का पॉपुलेशन निकालेंगे कि कितने लोग हैं जिनकी एज 7 साल से ज़्यादा है। आपको पता है बहुत जगह पे 7 साल 6 साल पे भी बच्चे एडमिशन नहीं कराते हैं, 7 ईयर्स में तो मैक्सिमम सबका एडमिशन हो चुका होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? पॉपुलेशन निकाला जाता है, उस टोटल पॉपुलेशन जिनकी एज 7 साल हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, और फिर उसमें से कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब
पीपल बोलो या चिल्ड्रन बोलो, एजुकेटेड या एजुकेटिंग, ठीक है, इंटू 100। कैसे निकालेंगे हम लोग? ये एक रेशियो बताता है कि जितने भी लोग 7 साल या इंडिविजुअल 7 साल या उससे ज़्यादा बड़े हैं वो कितना पढ़े हैं, उसके परसेंटेज को ही हम लोग बोलते हैं लिटरेसी रेट। मतलब टोटल पॉपुलेशन में किसको हम नहीं काउंट करेंगे? 7 साल से छोटे बच्चे। आपको पता है 2 साल में 3 साल में कोई पढ़ाई करता है क्या? नहीं। पढ़ने की एज क्या होती है? 7 से 6 साल से बहुत लोग एडमिशन आते हैं, 5 ईयर्स 6 ईयर, तो एवरेज में 7 साल माना गया है। तो वो लोग जो 7 साल, वो बच्चे जो 7 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो उतने लोगों में से कितने लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसका परसेंटेज को हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। समझा? मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को। अगर एक स्टेट है जिसमें 100 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 7 या उससे ज़्यादा है, 8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स 14 15 16, समझ रहे हो? 100 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 7 साल से ज़्यादा, 7 साल है या तो उससे ज़्यादा है। अब इसमें से पढ़ाई करने वाले लोग हैं 80, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे आप लोग? कैसे निकालोगे? तो हम बोलेंगे कि इस स्टेट की लिटरेसी रेट कितनी है? 80%। समझा आप लोगों को? हम कह सकते हैं कि 80% लोग इस स्टेट के पढ़े लिखे हैं। तो आप याद रखिएगा, लिटरेसी रेट में 7 साल से छोटे लोगों को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, 7 या उससे ज़्यादा लोगों को, मतलब एजुकेटिंग सेक्टर को, एजुकेटिंग एज को हम लोग कंपेयर करते हैं। उससे हम ये निकालते हैं कि इतने लोगों में से कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कितने लोग पढ़े लिखे हैं इंटू 100। तो उस परसेंटेज को बोला जाता है लिटरेसी रेट। ठीक है? एक लास्ट चीज़ आपको जो समझना है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है? तो वही है जो हम लोग अटेंडेंस लेते हैं ना, हम लोग स्कूल में अटेंडेंस देते हैं, उसी चीज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं लास्ट चीज़, दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर उसके बाद हम लोग फिर से महाराष्ट्र, केरला और बिहार को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट दिखता है हमें। तो नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है? वो सारे बच्चे जिनकी एज 14 से 15 साल तक की है, ठीक है, इसके अराउंड, मतलब कम भी चलेगा, इतने में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर टोटल 100 बच्चे हैं जिनकी एज 7 से लेकर 15, 14-15 साल के बच्चे हैं, ठीक है, इस एज में के बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर 100 में से 80 लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब टोटल बच्चे जिनकी एज, पढ़ने वाली एज है, दैट इज़ 7 से लेकर 15 बोलिए, 14-15, 13-14-15 की एज है, जिनका यही काम है स्कूल जाना, उन लोगों में से कितने लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है? अब आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत जगह है जैसे बिहार, वहाँ आप सुनोगे ना तो बहुत अचरज लगेगा। हर 100 पढ़ने वाले बच्चे जिनकी एज इतनी है, 14 से 15 साल के बच्चों को अगर हम देखते हैं तो हर 100 बच्चे में से सिर्फ 35 बच्चे ही हैं जो स्कूल जा पा रहे हैं। टोटल 65 बच्चे ऐसे हैं या वो स्कूल नहीं जाते, या तो उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, या उनके पास नॉलेज की कमी है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, या फिर उनके पास इतना गरीबी है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी काम करवाते हैं। तो अब ये समझ लीजिए हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको भी पता है, या आप दिल पे सब हाथ रख के कह सकते हैं कि हमें भी पता है हमारी एजुकेशन के पीछे कितना खर्च लग रहा है। हमारे फादर मदर कितना हार्ड वर्क करते हैं, मम्मी भी अपना काम कर रही हैं, पापा अपना काम करते हैं। स्कूल की फ़ीस कितनी हाई है हमारी, ट्यूशन की फ़ीस देनी पड़ती है, नेट का खर्चा, हम लोगों के ड्रेसअप का खर्चा, सब चीज़ का खर्चा हमारे फादर्स बेयर कर रहे हैं। ये बस इसीलिए नहीं है यार, आप ये सोचते होंगे ना कि आप, उनने आपको पैदा किया है तो आप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अगर आप गौर करोगे ना तो बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं, आप नोटिस करोगे अगर सराउंडिंग में, देयर मंथली इनकम इज़ मोर देन 50,000 एंड देयर चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन द जिला परिषद स्कूल। पता है आप लोग को, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी अर्निंग 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, कह रहा हूँ मैं, ठीक है, दे आर WCL वर्कर्स, और उनके बच्चे जिला परिषद में जाते हैं या फिर स्कूल ही नहीं पढ़ते।
आप तो बोलोगे कितना अच्छा है ना यार, स्कूल नहीं पढ़ रहे, टेंशन नहीं है पढ़ाई का, मज़े करते रहो, पबजी खेलते रहो। पर वो लोग नहीं कर रहे हैं। और आप में से भी बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके मतलब आपके पेरेंट्स बहुत लोग ऐसे हैं कि जो 15,000, 10,000, 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और आप लोगों को सेक्रेड हार्ट एकेडमी एक सीबीएसई स्कूल में भेज रहे हैं और आपको ट्यूशन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ के बहुत सारे बच्चे जिनके फादर्स मदर्स 5,000 रुपये मंथ कमा रहे हैं, 8,000 रुपये मंथ कमा रहे हैं, पर वो लोग आपको स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए बिहार की इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि वहाँ अगर हम 100 बच्चों कंपेयर करें ना, 100 का अगर हम डेटा बनाते हैं, ग्रुप बना, समझ रहे हो, 100 का ग्रुप बनाते हैं हम लोग, जिनकी एज बच्चों की पढ़ने वाली है 10th के पहले वाली तक, समझ लीजिए 14, 15, 13 वो एज के बच्चे हैं, तो हर 100 में से सिर्फ 35 बच्चे ही हैं जो स्कूल जा रहे हैं, 65 बच्चे स्कूल्स नहीं कर रहे हैं। पता ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 2009 और 2010 के बीच का डेटा है, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, दिस इज़ अ वेरी न्यू डेटा, समझिए। तो आप समझ लीजिए हमारे महाराष्ट्र का अगर स्कोर करेंगे तो 64 में से 100, मतलब हर 100 में से 64 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, और 26 कितने बच्चे हो गए, 36, तो 36 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको समझिए, आप लोग लकी हो, और एक एज के बाद आप लोग टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, क्योंकि जब आपके पता क्या है, जिस एज ग्रुप में आप लोग हो ना, तो आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पर क्या हो पता नहीं क्या हो जाता है यार बच्चों को, आप लोग अपनी एनर्जी गलत जगह यूज़ कर देते हो, अब आगे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो टीचर की, आपके मन में जो आता है, जो गालियाँ आपने सीखी होती हैं उस सब उस टीचर को दे देते हो। पर एक वही है ना, ये एनर्जी एक एज ग्रुप तक रहती है, जब आप थोड़े मैच्योर्ड होंगे तो आपको बिल्कुल टीचर्स की बातें याद आएंगी, हाँ यार हम लोग किस लेवल के थे। गुस्सा आता है सबको, पर हम अपनी गलतियाँ दिखनी चाहिए हमें, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज़ टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए आप लोग, मेरी मत करिए रिस्पेक्ट, पर आपके जो स्कूल्स के टीचर हैं वो रिस्पेक्टेड हैं, भले ही कैसा पढ़ाते हो वो लोग। ठीक है, आपसे एल्डर हैं यार, इतना तो इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए आप लोग। और आपको जो पढ़ा रहा है उसके बाद आपसे ज़्यादा नॉलेज है तभी आपको पढ़ा रहा है, या तो फिर आप मूर्ख हो, अगर आपको लगता है कि वो टीचर के पास नॉलेज नहीं है फिर भी आप उनके पास पढ़ाई कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। पर आप अगर किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ ही इज़ मोर कैपेबल। ठीक है, तो प्लीज़ टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, एजुकेशन की रिस्पेक्ट करिए जो आपको मिल रही है। ठीक है, आप पबजी तो खेल लेते हो, पर पबजी को बनाने वाला व्यक्ति जो होगा उसने कितनी एफर्ट किया होगा उस गेम को बनाने के लिए, वो चीज़ नहीं देखते हो। हम लोग बच्चे सिगरेट पीते हैं, खर्रा खाते हैं, टाइम पास करते हैं, पर वो चीज़ प्रोवाइड कराने वाले जो लोग हैं दे आर अर्निंग टू मच, आपको पता नहीं वो कितना अर्न कर रहे हैं, और आप लोग क्या करते हो, चीप हरकत करके आप सपने देखते हो मर्सिडीज़ BMW वगैरह खरीदने की, वो चीज़ का मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट बोला ये सिलेबस के आउट ऑफ था, पर इंपॉर्टेंस करिएगा आप लोग एजुकेशन को। तो नेट अटेंडेंस रेट समझा आप लोगों को कि पढ़ने वाले एज ग्रुप दैट इज़ 14-15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें से कितने बच्चे हैं जो स्कूल्स कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक टेबल बना रहा हूँ जो आपके बुक में भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो टेबल क्या बताना चाह रहा है। तो ये डेटा वो दिया हुआ है हम लोग के यहाँ, दिस इज़ द महाराष्ट्र, केरला, बिहार। यहाँ क्या दिख रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब हर 1000 बच्चे जो ज़िंदा पैदा होते हैं उनमें से महाराष्ट्र में 25 बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, समझ रहे हो। और केरला में ऐसे 12 बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल होने से पहले ही वो मर जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करेंगे तो वहाँ की हालत सबसे ज़्यादा टीडियस है। बिहार में हर साल एवरेज, ये 2012 का रिपोर्ट है, अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया होगा, हर साल 1000 ज़िंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 43 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं, 5 महीने में, 6 महीने में, 2 महीनों में। ठीक है, और अगर हम लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वो पॉपुलेशन निकाली जाती है जिनका एज 7 साल या उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि टोटल उतने लोगों में से कितने लोग हैं या तो जो एजुकेशन ले रहे हैं या एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र का है 82% है। ठीक है, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वहाँ की 94%, वेरी गुड, ब्रिलियंट। बिहार का है 62, तो बिहार इस सेक्टर में भी पीछे है। और अगर हम बात करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 स्टूडेंट्स, कौन से एज के, 14 से 15 साल, तो
तो हर 100 बच्चों में से महाराष्ट्र में सिर्फ 64 बच्चे हैं जो लोग स्कूल कर रहे हैं, केरला में 78 ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, और बिहार में तो सिर्फ 38 बच्चे हैं 100 बच्चों में से जो स्कूल कर रहे हैं, बाकी 65 लोग स्कूल्स नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये डेटा आप लोगों को बता रहा है हमारे स्टेट एक जो मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम वैल्यू है वो हमको कंपेयर करके बता रहा है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, आपको याद क्या रखना है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियोज, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। जिसको कुछ टॉपिक में डाउट होगा प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, आपको कोई डाउट नहीं समझा, टॉपिक नहीं समझा हुआ, ठीक है। प्लीज़ पढ़ाई करते चलिए, टीचर्स की सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि भगवान करे आप भी एक दिन टीचर बनोगे। टीचर नहीं बनोगे तो आप अपने पेरेंट्स बनोगे, तो हर पेरेंट एक टीचर ही होता है। अगर आप अपने फैमिली में बड़े हो तो आप एक टीचर ही गाइडेंस ज़रूर दोगे कभी ना कभी किसी लाइफ में किसी को, ठीक है। तो प्लीज़ अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए और प्लीज़ पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लकी हैं, ठीक है, हमको एजुकेशन मिल पा रहा है और एजुकेशन ही किसी को ग्रेट बनाता है। ये मैंने नहीं, हर बड़े व्यक्ति ने बोल के गया है। APJ अब्दुल कलाम ने भी बोला है कि हमके कंटिन्यूसली हमको नॉलेज एक्वायर करना है, समझा। तो ठीक है, कल हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।